नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना को लेकर इसका कहर बढ़ता जा रहा है, इसे लेकर दूसरे स्ट्रेन से पूरा देश परेशान है और इसे सरकार से लेकर देश की जनता डरी और सहमी हुई है। झारखंड में भी इसका असर व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। इसकी रोकथाम के लिए सीएम हेमंत सोरेन कई कार्य कर रहे हैं। एक बार फिर राज्य में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमृत वाहिनी ऐप और चैटबोट का उद्घाटन किया है। इस ऐप के माध्यम से राज्यवासी अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। आज यहाँ पुनः राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए एक और नई पहल हमारी सरकार ने की है। आप सब लोगों को मालूम है इस कोरोना महामारी में झारखंड सरकार ने कई नई और कारगर व्यवस्थाएं स्थापित की हैं और आज उन व्यवस्थाओं का लाभ संक्रमित लोगों को, राज्यवासियों को प्राप्त हो रहा है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमृत वाहिनी ऐप और चैटबोट का उद्घाटन किया है ताकि लोगों को समस्याओं का सामना ज्यादा ना करना पड़े। हालांकि लगातार राज्य सरकार की तरफ से तमाम यहाँ पर मदद की जा रही है लोगों की। बिल्कुल कंचन, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब से कोरोना काल की जो दूसरे चरण की शुरुआत हुई है, स्थिति भयावह है। राज्य की जनता के मन में डर का माहौल बना हुआ है। शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कह सकते हैं दिन पर दिन कोई ना कोई नए उद्घाटन के तौर पर राज्यवासियों के सौगात के रूप में कोरोना से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं उपाय जरूर ला रहे हैं। उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमृत वाहिनी वेबसाइट, ऐप और चैटबोट का एक लोकार्पण किया है। उन्होंने अपने आवासीय कार्यालय से इसका लोकार्पण किया। इसके माध्यम से झारखंड में जो भी कोरोना मरीज हैं, जो दर बदर की ठोकरें खा रहे, चाहे वो अस्पतालों के लेकर बात कर ले, चाहे वो बेडों की संख्या को लेकर बात कर ले, ऐसे कई मामले हैं जिससे जो संक्रमित मरीज हैं उनकी इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पाती थी। उन चीजों का अब कह सकते हैं झारखंड वासियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जो कह सकते हैं परिस्थितियां अपने हाथ से निकलती जा चुकी थी, उन परिस्थितियों को दोबारा से पटरी पर लाने की पहल कर रहे हैं और राज्य की जनता भी कहीं ना कहीं उनका सहयोग बखूबी कर रही है। झारखंड में इसी कड़ी में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह भी लगाया गया है, 13 मई तक ये चलेगा। लेकिन उसी कड़ी में अगर बात करें तो जिस तरीका से मुख्यमंत्री ने आज अपने आवासीय कार्यालय से 2 वेबसाइटों का जो कह सकते हैं लोकार्पण किया है, उन वेबसाइटों पे साफ तौर पर अब जितने भी संक्रमित मरीज हैं वो ऑनलाइन जाकर तमाम सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। चाहे वो दवाइयों की बात कर ले, चाहे मेडिकल आइसोलेशन की बात कर लें, ऐसे कई चीजें हैं जो भी उन्हें पर्याप्त जानकारी चाहिए वो भी इस ऐप में मुहैया करा दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण कंचन अगर बात करें तो जिस तरीका से बढ़ते हुए संक्रमण का ये दौर है, पूरा राज्य भयभीत है, पूरे देश की जनता इससे परेशान है। उसी कड़ी में जिन लोगों को यह डाउट रहता था कि उन्हें कोरोना संक्रमण है या नहीं है, इन ऐपों पे उन तमाम चीजों की सारी जानकारी दी गई है, जिससे जो भी व्यक्ति इस वेब पर जो ऐप है उस पर विजिट करेगा उसे सभी जानकारी दी जाएगी कि अगर कोरोना संक्रमित मरीज हैं उन पर क्या क्या लक्षण है, तमाम चीजों की जानकारी इस पर दी गई है। तो कह सकते हैं ये जो पूरा वेबसाइट और जो ऐप बनाया गया है कहीं ना कहीं कोरोना से राज्य को बचाने के लिए बनाया गया है। जी, यानी शुभम, ये कह सकते हैं कि इस ऐप के माध्यम से राज्यवासियों को अस्पतालों में जो बेड और ऑक्सीजन की कमी जो होती थी उसकी उपलब्धता की जो जानकारी है वो आसानी से यहाँ से अब लोगों को मिल सकेगी इस ऐप से।
बिल्कुल कंचन, देखिए इस ऐप में जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे और जैसे ही इस ऐप को खोलेंगे और अपना लोकेशन आपको डालना पड़ेगा और कह सकते हैं तमाम जो प्रक्रिया है इसके उन सारे चीज को अगर आप फॉलो अप करते हैं उसके बाद ही आपको सही आंकड़ा मिल पाएगा, जिससे कहीं ना कहीं राज्यवासियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि जिस तरीका से जो मौजूदा परिस्थिति कोरोना को लेकर झारखंड में देखी गई थी उसमें यह होता था कि मरीज जो जितने भी संक्रमित मरीज हैं उनके परिजन नहीं हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा ये जो पहल की गई है, आपको याद होगा कंचन, आज से ठीक 2 दिन पहले संजीवनी वाहन का भी लॉन्च किया गया था, जिसमें तमाम अस्पतालों में ट्रकों के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं अब ये जरूर राज्यवासियों के फायदे के लिए बात है। राज्यवासियों को कोरोना से अगर लड़ाई लड़ना है तो कहीं ना कहीं राज्य की जनता भी और राज्य सरकार का सहयोग करते नजर आ रही है और इस ऐप पर तमाम चीजों की जानकारी बखूबी तुरंत मिल जाएगी और एक ही क्लिक पर आप जान सकेंगे कि आपके आसपास के लोकेलिटी में बेड की व्यवस्था है कि नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था है कि नहीं, क्या दवाइयों की उपलब्धता है कि नहीं, ऐसे तमाम चीजों की जानकारी इस ऐप पर आपको फौरन मिल जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो साथ ही आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, कोरोना के कहर को बढ़ता हुआ देखकर अब लोगों के बीच भी यहां पर समस्याएं सामने आने लगी हैं। बीते दिन अगर हम बात करें तो राजधानी के सदर अस्पताल में एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई, जहां ऑक्सीजन सप्लाई में आई तकनीकी खराबी से 3 मरीजों की मौत हो गई। इस बाबत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लिया और इसकी निष्पक्षता पूर्वक जांच कराने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई भी दोषी पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 6 मई की सुबह सदर अस्पताल में मोक्स रेगुलेटर लीकेज के कारण अचानक से फट गया। इससे करीब 1.25 घंटे तक आईसीयू में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई। इस घटना के तुरंत बाद ऑक्सीजन फ्लो प्रेशर 50 से 12 तक पहुंच गया। कुछ ही समय में गंभीर स्थिति में वेंटिलेटर पर हाई फ्लो सपोर्ट वाले 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। है उसमें एक मनी फोल्ड जो है उसका जो है पंचर होने की बात सामने आ रही है, लेकिन हमने जो है इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हुई है, उनका भी निर्देश प्राप्त हुआ है और उनके निर्देश के आलोक में हम अपने सचिव, हमारे जो प्रधान सचिव हैं, उनको हमने एक पत्र भी भेज दिया है कि इसकी पूरी निष्पक्षता पूर्वक जांच करते हुए यदि कि कोई भी इसमें दोषी होंगे तो दोषी को चिन्हित करते हुए कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे और इसकी पूरी रिपोर्ट मुझे देंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, क्योंकि ये मामला काफ़ी गंभीर मामला। तो पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो यहां पर लगातार किसी न किसी बात को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं और लगातार यहां पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर भी रहते हैं। ताजा मामले में पप्पू यादव ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर अस्पतालों में धांधली किए जाने का आरोप लगाया है। पप्पू यादव का कहना है कि जरूरत वाले अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की खासी किल्लत देखने को मिल रही है। इस मामले में धांधली रोकने के लिए पप्पू यादव ने यहां पर कहा है कि मजिस्ट्रेट की जांच इस पूरे मामले पर होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार दवाई को फ्री करे, प्राइवेट नर्सिंग होम में कोरोना का बीमारी फ्री करे, बीमा करें, राजस्थान के तर्ज पर हर घर तक दवाई पहुंचाएं और यदि ना है सरकार की कुव्वत तो पप्पू यादव को, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ 3 महीने के लिए स्वास्थ्य विभाग, पता चल जाएगा ये स्वास्थ्य कर्मी जो लूटने के लिए बैठे हैं, ये किलर लोग और जल्लाद को जो आप बैठा दिए हैं, हमें आसमान लगाना पड़ेगा कि पहाड़ से डॉक्टर लाना पड़ेगा। तो लालू प्रसाद यादव जब से जमानत से बाहर आए हैं, जमानत के बाद से ही अलग ही यहां पर अपने फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पूरे फॉर्म में आ चुके लालू प्रसाद यादव ने अब ये ऐलान कर दिया है कि 9 मई को वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इस वर्चुअल मीटिंग की चर्चा और इससे बिहार की राजनीति पर जोर है। वर्चुअल मीटिंग पर सुशील मोदी ने ट्वीट कर निशाना साधा है, जिस पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी पलटवार कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनते हैं। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी 9 मई को 2 बजे दिन में आरजेडी के सभी माननीय विधायकों के साथ
और जो पिछले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार थे आरजेडी के, जिनको हराया गया, उनके साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में विशेष रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी भी उपस्थित रहेंगे। जी किस तरह से सरकार इस संकट काल में, आपदा के समय में, इस महामारी में फेल साबित हो रही है। ये डबल इंजन की सरकार का ऑक्सीजन खुद ही समाप्त हो गया है। ये जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। चारों ओर त्राहिमाम है, हाहाकार मचा हुआ है। कहीं कोई सुविधा सरकार जनता की मदद नहीं कर पा रही है। अस्पतालों में दवाई नहीं, बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, और कोई मांग भी नहीं कर रहा है राज्य सरकार केंद्र सरकार से सहायता करे। बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना को लेकर अब प्रशासन भी सतर्क हो गया है। बताते चले कि 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके बाद गृह विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराए जाने को लेकर भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी सुजीत कुमार और सीनियर एसपी निताशा गुड़िया सड़क पर उतरे और पूरे शहर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन के जो भी निर्देश हैं, जो भी कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर निर्देश प्राप्त है, उसी का एक शहर में पूरी तरह से अनुपालन हो रहा है या नहीं, उसको मैं और सीनियर एसपी भागलपुर हम लोगों ने अभी इसका पूरा विस्तृत एक दौरा किया है। और इसी दरमियान हम लोगों ने पुलिस केंद्र भागलपुर में भी क्या व्यवस्थाएं की गई है उसका भी एक पूरा मुआयना किया है। और लॉकडाउन के प्रावधान को पूरी तरह से भागलपुर पुलिस उसको निपटा रही है, ठीक से आदेश का पालन कर रही है। साबुन या पानी से धोते रहें। दवाई दुकान पर राज्य में लगातार कोरोना को लेकर जिस तरीके से यहां पर नियमों का पालन कराया जा रहा है, उसे लेकर अब शासन प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क है। महामारी को लेकर लॉकडाउन एक तरफ जारी है, वहीं मनेर और बीटा इलाके के लोग इसे मानने को ही तैयार नहीं है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मनेर में यहां पर दुकानदारों की अगर बात करें तो दुकानें लगातार खुल रही हैं, बाजारों में लोग पहुंच भी रहे हैं। भीड़ किस कदर है वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। मनेर और बीटा में लोगों में सुधार नहीं होने के बाद पुलिस पूरी तरह से सख्ती में आ गई है। बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों और दुकानें खोलने वाले दुकानदारों को प्रशासन ने चेतावनी दी, और जब लोग नहीं माने तो मनेर और बीटा में लॉकडाउन के दौरान बेवजह बाइक पर घूमने वाले सहित दुकानदारों को प्रशासन ने सख्त होकर लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं इसी तरह की स्थिति कुछ बेगूसराय में भी नजर आ रही है। बेगूसराय में भी लोग लॉकडाउन का पालन यहां करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद यहां महिलाओं पर भी लाठियां भांजी जा रही हैं। जी हां, बेगूसराय में लॉकडाउन के पालन को लेकर पुलिस अब यहां पर आम नागरिकों से सख्ती से पेश आ रही है। शहर में सड़क पर घूम रहे बेपरवाह लोगों पर पुलिस प्रशासन ने डंडे बरसाए, साथ ही कई युवकों से यहां उठक बैठक भी लगवाई। साथ ही साथ पुलिस की यहां पर सख्ती इस कदर देखने को मिल रही है कि महिलाओं के ऊपर भी लगातार कहर यहां बरस रहा है। उठक बैठक तक लोगों से लगवाई जा रही है, महिलाओं पर लाठियां भांजी जा रही हैं क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं समस्तीपुर की। समस्तीपुर से अब एक खबर सामने आ रही है जिसे आप भी देखकर हैरान होंगे। जी हां, अपनी महत्वाकांक्षी नल जल योजना के तहत लोगों के घरों तक नल जल योजना की पाइपलाइन और नल लगाने का तेजी से काम किया जा रहा है, लेकिन बिहार में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां लोगों को उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ताजा मामला बिहार के समस्तीपुर जिले का है, जहां पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जब स्थानीय मुखिया जगन्नाथ शाह से गुहार लगाए और सवाल पूछा तो मुखिया जी आग बबूला हो गए। साथ ही कुदाल उठाकर सवाल पूछने वालों को मारने दौड़ पड़े। आपको बता दें कि पानी को लेकर सवाल पूछने वाले व्यक्ति पर मुखिया ने यहां कुदाल से हमला करने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है।
रमजान उल मुबारक का पावन यहाँ पर पर्व चल रहा है। ऐसा मौका चल रहा है, ऐसा महीना है जिसमें सभी यहाँ पर अमन और चैन की दुआएं कर रहे हैं। सूबे में कोरोना वायरस जैसी महामारी को लेकर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है, जिसके कारण लोग मस्जिदों से सामूहिक नमाज नहीं पढ़ सके। हालांकि घरों में अपने परिवार के साथ नमाज अदा करने का आग्रह सरकार ने किया है, जिसके बाद लोगों ने अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ी। लोगों ने नमाज के बाद सुरक्षा, समृद्धि और देश में अमन और चैन, शांति के लिए दुआ मांगी। जैसा कि हम लोग सुनते हैं, देखते हैं न्यूज़ों में कि कोविड का गाइडलाइंस जारी हुआ है हुकूमत का। इसी बिना मस्जिद में भीड़ नहीं लगाना है, अपने घरों में रह करके इबादत करना है और पूरे मुल्क के लिए, अमन और शांति के लिए, इस बीमारी से खासकर निजात के लिए दुआ करना है। इसी का हम लोग ऐलान करते हैं, बताते हैं लोगों को कि मस्जिद में भीड़ भाड़ ना लगाएं। अलविदा जुमा है, तो अलविदा जुमा इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कि रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है। वहीं अब खबर चंदौली से है। चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बताते चले कि पुलिस ने बीते दिन हुए अभिषेक द्विवेदी हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि 23 अप्रैल को NH2 पर अभिषेक द्विवेदी का शव एक कार के अंदर मिला था, जिसके बाद लगातार पुलिस उस मामले का खुलासा करने के लिए यहां अपनी कवायद शुरू कर चुकी थी। दिनांक 23/4/2021 को थाना अलीनगर के अंतर्गत पचपेड़वा के पास हाईवे पर एक कार में एक डेड बॉडी मिली हुई थी। बाद में इसकी पहचान अभिषेक त्रिवेदी के रूप में हुई, जो मोहनिया बिहार का रहने वाला था और वर्तमान समय में वाराणसी में रह रहा था। इस केस के अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक अलीनगर और सर्विलांस टीम को लगाया गया था। और अब खबर सोनभद्र से है। आपको बता दें कि लगातार सोनभद्र में यह खबरें सामने आ रही है, जहां जीत की खुशी में यहां गौमांस परोसा जा रहा है। मामला ग्राम पंचायत बरवाखाड़ का है, जहां पर एक समुदाय विशेष के लोगों की तरफ से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद पर जीत की खुशी में दी जा रही पार्टी में यहां पर गाय के मांस को परोसने की बात सामने आई है। स्थानीयों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रधान पद की जीत यहां पर प्रत्याशी के घर से गाय का मांस, गाय की खाल काटने और औजार भी बरामद किए हैं। मौके पर नवनिर्वाचित प्रधान और उसके 3 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस चारों के खिलाफ गौ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना कोन की पुलिस ने वहां पर छापा मारा और छापे के दौरान वहां पर अकरम अली सहित 3 उसके सहयोगी मौके से गिरफ्तार किए गए। गोवंशीय पशु का मांस बरामद हुआ, काटने के औजार प्राप्त हुए और उनसे पूछताछ की गई तो ये ज्ञात हुआ कि गांव के ही एक व्यक्ति ने, जो अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ है पंचायत चुनाव, उसमें विजेता रहा था और उसने दावत के लिए ऑर्डर दिया था। और अब खबर कन्नौज से है। आपको बताते चले कि कन्नौज में यहां आकाश से बिजली गिरने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि युवक खेतों पर फसल देखने गया था, तभी अचानक आंधी और पानी गिरने लगा। जब घर लौटने लगा तो रास्ते में ही यहां पर आकाश से बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। इस घटना से गाँव के लोगों में हाहाकार मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
और अब खबर साहिबगंज से है। आपको बता दें कि लगातार साहिबगंज में जिस तरह से यहां आत्महत्या के मामले सामने आ रहे उसे लेकर अब रूपा तिर्की की आत्महत्या पर भी सवाल उठने लगा है। आत्महत्या मामले में कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। वहीं इसी कड़ी में दुमका स्थित यहां पर सिद्ध धोकानो मुर्मू विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधियों की ओर से आत्महत्या मामले में आक्रोश जताते हुए हेमंत सरकार से सीबीआई जांच की मांग की गई है। लोगों ने जिस तरह से मीडिया न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को जो जानकारी हुई, हमारे रूपा तिर्की जो हमारे एक साहिबगंज महिला थाना में पदस्थापित थानेदार थी, उनको जिस तरह से हत्या कर दी गई है या उनको आत्महत्या कहा जा रहा है, लेकिन आत्महत्या तो नहीं, वो हत्या कर दी गई है। और मैं यही आश्चर्य हूँ, मैं सरकार से, हमारे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से मैं यही उम्मीद करना चाहता हूँ, आज हमारे प्रशासन खुद सुरक्षित नहीं है तो हमें आम जनता सुरक्षित किससे रहेंगे। हमें आज भय होने लगी है, इसलिए आज हमें हर आदमी को, हर जन को डर लगने लगा है कि एक दरोगा के साथ इस तरह की घटना घट सकती है तो हमें किस तरह की सुरक्षा हो सकती है। रूपा तिर्की को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, रूपा तिर्की को न्याय दो, न्याय दो, न्याय। वहीं साहिबगंज में भी कुछ इसी तरीके का नजारा देखने को मिला। साहिबगंज की गरम तस्वीर की बात करें तो यहां भी महिला थाने में पदस्थापित थाना प्रभारी रूपा तिर्की की आत्महत्या ने पूरे राज्य में सनसनी फैला रखी है। आत्महत्या मामले में यहां पर विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के रातू स्थित काठीडांड चौक पर रूपा तिर्की के गाँव के ग्रामीणों ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। जिस तरीके से कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा है, इसके बाद स्थिति यहां लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। बताते चले कि रोज हजारों की संख्या में मरीज पॉजिटिव हो रहे हैं। अकेली राजधानी पटना में 2 से 3 हजार लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, जिस कारण जांच में काफी कमी आई है। पटना के गार्डे हॉस्पिटल में जहां जांच के लिए भीड़ लगी रहती थी, वहां आज स्थिति ये है कि भीड़ भी नदारद हो गई है। और अब खबर सुल्तानपुर से है। सुल्तानपुर में लगातार लोग अगर बाहर घूम रहे हैं तो प्रशासन अब उनके लिए काफी सतर्क नजर आ रहा है। जी हां, इसी कड़ी में सुल्तानपुर में सीओ सिटी की अगुवाई में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बेवजह घूमने वाले 13 बाइक सवारों का यहां चालान किया गया। करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गौरतलब हो कि रमजान के कारण आज अलविदा की नमाज होनी है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सक्रिय है और सभी स्थानों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। लॉकडाउन घोषित किया गया है आंशिक तौर पे, उसी का हम लोग अनुपालन करा रहे हैं। वहाँ पे उसी के क्रम में ये गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। आने जाने लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो अत्यावश्यक सेवाओं से नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जुर्माने की कार्रवाई हो रही है। कई लोगों के खिलाफ मुकदमे भी पंजीकृत कराए गए हैं। अभी तक 43 वाहनों का चालान किया गया है और 12 लोगों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।